स्टार्ट। हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैं पवन कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज इसराना, बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए एक टॉपिक है और वो है प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमतों का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा, या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म के अल्पकालीन व दीर्घकालीन संतुलन की व्याख्या किस प्रकार की जाएगी। इस चीज को लेकर के आज हम ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमें बाजार का पता होना चाहिए। बाजार का मैंने अभी बताया आपको कि किस प्रकार बाजार कोई एक निश्चित जगह नहीं बल्कि एक ऐसी जगह होती है जहां बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं और निश्चित कीमतों के ऊपर वस्तुओं को खरीद रहे और बेच रहे होते हो। ऐसी चीज को क्या कहते हैं, बाजार कहते हैं। बाजार नॉर्मली 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन वैसे 3 प्रकार के बाजार हम यहाँ अध्ययन कर सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, एकाधिकारी बाजार और एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार। तो आज हम जो करेंगे वो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के बारे में विस्तार से हम व्याख्या करते जाएंगे। तो इसको सबसे पहले इसकी परिभाषा होगी। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी। और जो परिभाषा है वो ये है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें बहुत सारे क्रेता विक्रेता होंगे, जिसमें बहुत से क्रेता विक्रेता हो, बहुत से क्रेता विक्रेता हो और समरूप वस्तुओं को निश्चित कीमतों पर, समरूप वस्तुओं को निश्चित कीमतों पर खरीद रहे और बेच रहे होते हैं। खरीद रहे और बेच रहे होते हो तो बेच रहे होते हो उसे पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं, बाजार कहते हैं। यहां एक लाइन और लिखनी इसमें, यहां फर्म प्राइस टेकर है भाई, प्राइस टेकर यानी कीमत स्वीकारक। क्या है, कीमत स्वीकारक। कीमत क्या है, स्वीकारक। ठीक है भाई। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें बहुत से क्रेता और विक्रेता, ए नंबर ऑफ सेलर्स और बायर्स, बहुत सारे क्रेता। इसका मतलब ये हो गया कि इस बाजार में ना तो एक क्रेता बाजार को प्रभावित कर सकता है और ना ही एक विक्रेता प्रभावित कर सकता है। मान लो एक क्रेता ये कहते मैं ये चीज नहीं खरीदनी, नहीं खरीदेगा, बाजार का फैल थोड़ी हो जाएगा। एक विक्रेता ये कहते मैं ये चीज इस कीमत के ऊपर बेचूंगा, इससे नीचे दूंगा नहीं, तो भी बाजार के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर एक चीज आई इसके अंदर भाई, निश्चित कीमतें। इसके मतलब कीमतें दी हुई होगी भाई, 5 रुपए है तो 5 होगी सारे बाजार में। जैसे मान लो भाई सेब है 80 रुपए किलो है तो 80 रुपए किलो ही होंगे पूरे बाजार में। कोई भी 81, कोई भी 79, 79, कोई भी इतना नहीं बेचेगा। समझ गए बात आप, निश्चित कीमतें होंगी इसके अंदर। फिर भाई होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा इसके अंदर, समरूप वस्तुएं। समरूप वस्तुएं वे वस्तु होते हैं जो रंग, रूप, गुण, दशा, आकार के हिसाब से बराबर है। आकार के हिसाब से क्या होंगी, बराबर होंगी। कोई किसी प्रकार की वैरायटी अलग अलग नहीं होगी इसके अंदर। इस बाजार के अंदर होमोजेनियस प्रोडक्ट होगा, समरूप वस्तु होगी। तो अब इस पर और जो कीमतें हैं वो उद्योग द्वारा निर्धारित होंगी। यहाँ पर किसके द्वारा होंगी, उद्योग द्वारा। उद्योग किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक फर्मों के मेल से जो बनता है वो 2 या 2 से अधिक फर्मों, 2 या 2 से अधिक फर्म ही क्या कहलाती है, उद्योग कहलाती है। तो वहां पर जो भी बड़ी फर्म होगी, लीडिंग फर्म होगी, नेतृत्व जो करने वाली फर्म होगी, वो क्या करेगी, उद्योग की कीमतों को निर्धारण करेगी। यानी कीमतें वो सिर्फ उद्योग द्वारा निर्धारित होंगी। इसलिए फर्म इज प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्रीज प्राइस मेकर। उद्योग कीमतों को बनाएगा या उद्योग कीमतों को प्रोवाइड कराएगा और सभी फर्में, कोई फर्म उस वस्तु को लाभ के ऊपर बेचेगी, कोई फर्में सामान्य लाभ पर बेचेगी, कोई फर्में उसको हानि उठाते हुए बेचेगी, लेकिन कीमत क्या रहेगी, एक समान। क्लियर भाई। तो ये थी आपकी परिभाषा। इसके अंदर लेफ्ट विच की परिभाषा दे देना। लेफ्ट विच एक अर्थशास्त्री आया, उसने भी यही कहा है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार उस बाजार को कहते हैं जिसमें बहुत से क्रेता और विक्रेता हो और समरूप वस्तुओं को खरीद रहे और बेच रहे होते हैं। फर्म यहाँ कीमत स्वीकारक होती है। ठीक है, उस बाजार को कहते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं। दूसरा जो हमारा ये जो टॉपिक था आज कीमत निर्धारण। दूसरा क्या टॉपिक था, कीमत निर्धारण। तो इस चीज को आप कैसे करेंगे, कीमत निर्धारण। कीमत निर्धारण से पहले हम कुछ और भी देखें, इसकी विशेषताएं भाई।
इस बाजार की विशेषताएं क्या क्या है? इस बाजार की विशेषताएं क्या क्या है? इस बाजार की विशेषताओं मतलब मान्यताओं मतलब ये चीज होगी तो पूर्ण प्रतियोगिता। तीन तो इसकी परिभाषा में है। सबसे पहले तो भाई बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंदर बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं। इसका मतलब यह है कि ना तो एक क्रेता बाजार को प्रभावित कर सकता है और ना ही एक विक्रेता बाजार को प्रभावित कर सकता है। एक विशेषता यानी सबसे पहले इस दो विशेषता क्या हो जाएगी? बहुत से क्रेता और विक्रेता होते हैं। बहुत से क्रेता व विक्रेता, बहुत से क्रेता व विक्रेता, एक बात। दूसरी बात, फर्म कीमत स्वीकारक है भाई। फर्म क्या है? कीमत स्वीकारक है, न कि निर्धारक है। फर्म कीमत स्वीकारक है, इसका मतलब है कि फर्म उद्योग कीमतें हैं वो उद्योग के द्वारा निर्धारित की जाती है। उद्योग के द्वारा निर्धारित करते थे। फर्म तो उन्हीं कीमतों के ऊपर अपने वस्तुओं को बेचेगी। ठीक है। तीसरा भाई, समरूप वस्तुएं होती हैं भाई। क्या होती हैं? समरूप वस्तुएं पाई जाती हैं। समरूप वस्तुएं इस मार्केट के अंदर होंगी भाई। ठीक। चौथा भाई, चौथा क्या होगा इसके अंदर? इसी के अंदर है सारी चीजें। निश्चित कीमतें होंगी। कीमतें क्या होंगी? बिल्कुल फिक्स होंगी, निर्धारित होंगी, कोई अदलाव बदलाव नहीं, क्योंकि उद्योगों द्वारा निर्धारित है इसलिए। पांचवा, इस बाजार के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह ये चीजें शामिल नहीं होंगी भाई। साधन है वो पूर्ण गतिशील होंगे भाई। साधन क्या होंगे? पूर्ण गतिशील। इसका मतलब ये है कि सारे साधन को काम मिला, कोई बेरोजगारी नहीं है भाई। ना तो श्रमिक बेरोजगार है, ना मशीन खाली है, सब काम में लगे हुए हैं। समझ गया बात? इसके अंदर कोई विज्ञापन लागतें वगैरह किसी प्रकार की शामिल नहीं होती हैं भाई। और क्या हो सकता है इसके अंदर? इस बाजार के अंदर, इस बाजार में के ये होगी ना, इस बाजार का मुख्य उद्देश्य भी कल्याण करना होता है और लाभ कमाना इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता। समरूप वस्तुएं होती हैं, बहुत सारे क्रेता और विक्रेता होते हैं। एक अभी विशेषता और देख सकते हो आप, इसमें पूर्ण ज्ञान होता है। इस बाजार के अंदर क्या होता है? पूर्ण ज्ञान है। पूर्ण ज्ञान का मतलब सभी क्रेता और विक्रेता वस्तु के भावता, वस्तु की क्वांटिटी, वस्तु की ड्यूरेबिलिटी, वस्तु की कितनी चलती है, नकली है, असली, सभी चीजों की ज्ञान इसके अंदर पाई जाएगी। ठीक है। पूर्ण ज्ञान होगा इसके अंदर। फिर एक और भी है भाई, देयर आर नो डिपार्चर टू एंट्री एंड देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री एंड डिपार्चर। फर्मों के प्रवेश और छोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जो कोई फर्म इस बाजार में लाभ कमा रही है तो दूसरी फर्में उससे आकर्षित होकर के आ सकती हैं। जो फर्में हानि उठा रही है वो मार्केट को छोड़ करके बाहर हो सकती हैं। तो इसका मतलब इस बाजार के अंदर किसी भी प्रकार का कोई प्रकार की प्रतिबंध इसके अंदर नहीं है भाई। प्रतिबंधों की है, समान कीमतें बता दिया, पूर्ण ज्ञान है, समरूप वस्तुएं, इस प्रकार। तो ये 5 विशेषताएं भाई, मान्यताएं। इन विशेषताओं को लेते हुए पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की क्या कर सकते हैं? परिभाषा तैयार कर सकते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार वह बाजार है जिसमें बहुत से क्रेता और विक्रेता मौजूद हो, निश्चित कीमतों पर समरूप वस्तुओं को खरीद रहे और बेच रहे होते हैं। ऐसे बाजार क्या कहते हैं? हमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार कहते हैं, जिसमें फर्म कीमत स्वीकारक होती है। इतनी क्लियर भाई। अब हमारा दूसरा जो स्टेप आ जाएगा प्रश्न का, जो मेन था जो वो है भाई, क्या था? कीमत निर्धारण। कीमत निर्धारण। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है? संतुलन की शर्तों का पता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संतुलन की शर्तें। सबसे पहले परिभाषा थी वो बता दी थी मैंने। ठीक है। दूसरा स्टेप को पढ़ देंगे संतुलन की शर्तें। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन की शर्तें दो तरह से की जाती है भाई, टीआर व टीसी अप्रोच के द्वारा भाई, अप्रोच के द्वारा। और दूसरी जो कर सकते हैं हम भाई, वो कर सकते हैं एमसी व एमआर अप्रोच के द्वारा। एमसी व एमआर अप्रोच के द्वारा ये दोनों क्या कर सकते हैं? हमें संतुलन कर सकते हैं। तो पहले वाले मैंने बता दिया आपको, दूसरे वाले जो है वो आपने निकाल लिए इसमें। तो इसके दूसरे वाले जो है ये इसका चुनाव करना है हमने, इसके द्वारा प्रश्न को सोल्व करना है इसमें। समझ गए आप? MC बराबर MR। तो इसकी क्या है? संतुलन की शर्तें दो हैं इसकी भाई। एक तो है MC बराबर MC व MR बराबर होने चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर होने चाहिए। होने चाहिए, ये लिखनी पड़ेगी आपको सारी चीज। एक यानी MC बराबर MR। और दूसरा इसके अंदर इसी की शर्त क्या होती है भाई? MC वक्र MR को नीचे से काटता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। काटता हुआ होना चाहिए। ठीक है। नीचे से काटता हुआ होना चाहिए। ये इसको रेखा चित्र में देख सकते हो भाई आप। रेखा चित्र आप बता रहे हैं बड़े साफ सुंदर रेखा चित्र फ्री है डायग्राम। यहां ले लिया हमने आउटपुट भाई। यहां क्या ले लिया?
आउटपुट, और इस पे ले ली प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू, वही प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू, कीमत, लागत और आय। ठीक है, अब ये हम जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में निश्चित कीमतें समरूप वस्तुएं, इसलिए एआर हमारे दिए हुए हैं, और जो मुख्य एक्सिस क्या है, समानांतर है, एआर बराबर एमआर, एआर बराबर क्या है, एमआर। तो हमारे सूत्रों की शर्तें क्या दी भाई, एमसी वक्र डिराइव कर ले, एमसी वक्र डिराइव करेंगे, ये आ जाएगा एमसी, तो ये हो गया ई बिंदु और ये हो जाएगा ई1 बिंदु है, क्या हो जाएगा ई1 बिंदु, ई बिंदु पर OX1 मात्रा है भाई, कितनी है, OX1 मात्रा है, और ई बिंदु पर OX1 मात्रा, ई1 के ऊपर OX2, इन्हीं में दोनों बिंदुओं में MC बराबर MR है, यहां भी MC बराबर MR है, यहां भी क्या है, MC बराबर MR है, तो इस बिंदु पर भी क्या है, MC बराबर MR है। लेकिन पहली शर्त तो यहां पूरी होती है, दूसरी जो शर्त होती है वो यहां पूरी नहीं होती, इसलिए संतुलन की यह शर्त नहीं हो सकती। तो इसको संतुलन की शर्त नहीं मानेंगे हम, संतुलन की शर्त क्या मानेंगे, ये मानेंगे MC बराबर MR होना चाहिए और MC वक्र नीचे से काटता हुआ होना चाहिए, संतुलन की शर्त है। संतुलन का मतलब ये हो गया कि इतनी कीमत के ऊपर, क्योंकि कीमत किसको कहते हैं, AR को कहते हैं भाई, AR बराबर है वो प्राइस भी होती है, तो ये आ जाएगा आपकी प्राइस, एक फर्म OP कीमत के ऊपर OX1 मात्रा नहीं बेचेगी क्योंकि संतुलन में नहीं है, OX2 बेचेगी, कितनी बेचेगी, OX2, यानी OP कीमत पर OX2 मात्रा बेच करके और कुल आय कितनी लेगी भाई, कुल आय कितनी प्राप्त करेगी, कुल आय टोटल एरिया हो जाएगा OX2 E1 और P, OX2 E1 और P, ये जो बराबर का एरिया है सारा, ये क्या हो जाएगा कि कुल आय, ये क्या हो जाएगी, कुल आय। अब इस कुल आय से हमने कीमत निर्धारण करना है या संतुलन देखना है, तो ये कीमत निर्धारण दो तरीके से होगा, एक होगा अल्पकाल के दौरान, एक तो क्या होगा, ये चीज समझ में आ गई सारी, ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद एक तो होगा अल्पकाल के दौरान और दूसरा होगा भाई दीर्घकाल के दौरान, दूसरा क्या होगा, दीर्घकाल के दौरान। तो इसमें लिखेंगे हम सबसे पहला पॉइंट बना लेना, अल्पकालीन संतुलन, ठीक है, अल्पकालीन संतुलन या अल्पकाल में कीमत का निर्धारण, अल्पकाल में कीमत का निर्धारण, तो ये कोई भी बाजार हो, लैंग्वेज हो, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता का है तो यहां लिख देंगे हम पूर्ण प्रतियोगिता, यहां क्या लिख देंगे, पूर्ण प्रतियोगिता, क्योंकि पहले से लिखा है वैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकालीन संतुलन या अल्पकाल के अंतर्गत कीमत निर्धारण, अल्पकाल के अंतर्गत कीमत निर्धारण, ठीक है, अल्पकाल के अंतर्गत कीमत निर्धारण, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपको समझ आराम से तुम समझना। तो इसके अंदर देखो अल्पकाल में तीन सिचुएशन हो सकती है भाई, अल्पकाल में क्या हो सकती है, तीन सिचुएशन। सबसे पहले है नॉर्मल प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, नॉर्मल प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन, यानी सामान्य लाभ के अंतर्गत। देखो अब ये दिमाग लगाने वाली बात है, सामान्य लाभ के अंतर्गत प्रश्न आ रहा है कीमत निर्धारण, तो आपको पॉइंट ये बनाना है सामान्य लाभ के अंतर्गत कीमत निर्धारण। प्रश्न आ रहा है अल्पकालीन व दीर्घकालीन संतुलन, तो आपने लिखना है सामान्य लाभ के अंतर्गत संतुलन। कीमत निर्धारण कर रहे हो तो लिख देना यहां कीमत निर्धारण, संतुलन आ रहा हो तो लिख देना संतुलन, समझ गए आप? यस सर। तो इसमें है सामान्य लाभ के अंतर्गत कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण, ठीक है, सामान्य लाभ के अंतर्गत देखना। दूसरा किसमें देखना है, असामान्य लाभ के अंतर्गत, दूसरा किसमें देखना है, असामान्य लाभ के अंतर्गत देखना, ठीक है, और तीसरा देखना है न्यूनतम हानियों के अंतर्गत, तीसरा क्या देखना है, न्यूनतम हानियों के अंतर्गत, न्यूनतम हानियों के अंतर्गत, ठीक है। अब लाभ और हानि को किस चीज से जानेगा, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू किस चीज से जानेंगे, AC व AR से, भाई AC व AR से जानेंगे। संतुलन बिंदु पर, संतुलन बिंदु की लाइन पर यदि AC और AR बराबर हैं, संतुलन बिंदु वाली लाइन पर यदि AC व AR बराबर है तो सामान्य लाभ होगा, क्या होगा, सामान्य लाभ। इसका मतलब सामान्य जो लाभ है वो AC बराबर क्या होना चाहिए, AR होना चाहिए, समझ गए आप? असामान्य लाभ भाई
संतुलन बिंदु वाली लाइन पर एवरेज कॉस्ट करो, एवरेज रेवेन्यू करो से कम होगा, AR से कम होगा, AR ज्यादा होगी, एवरेज कॉस्ट कम होगी, यानी AC इज लेस देन AR, AC कम होनी चाहिए किससे? AR से। तो क्या होंगे? असमान्य लाभ। क्या होंगे? असमान्य लाभ, यानी AC लेस देन AR या AR ग्रेटर देन AC में, AR ग्रेटर देन AC, AR AC से ऊपर हो, AR करो AC से ऊपर हो तो असमान्य लाभ मिलेगा। तीसरा न्यूनतम हानि है भाई, इसका मतलब क्या है? लागतें ज्यादा भाई, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन AR। अगर लागतें AR से ज्यादा है, AR का मतलब कीमतों से ज्यादा है, तो फर्म को क्या मिलेंगे? वहां पर हानियां मिलेंगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपकी AC इज ग्रेटर देन AR या AR लेस देन AC, AR लेस देन AC। तो इस प्रकार के तीन सिचुएशन के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं? कीमतों को निर्धारण करेंगे। कीमत एक ही निर्धारण होगी, कीमत तो एक बार निर्धारण होगी, वो निर्धारण हो जाएगी, सिर्फ हमने ये स्थिति देख रहे हैं। तो पहली जो स्थिति है इसका वर्णन करना है, ठीक है। ये टॉपिक थोड़ा लंबा है तो इसको आज करूंगा मैं, इसको पूरा, क्योंकि आजकल ये है। उससे पहले जो इसकी व्याख्या है तो आप इसको पॉइंट लिखोगे आप, सामान्य लाभ के अंतर्गत, सामान्य लाभ के अंतर्गत कीमत निर्धारण में अगर संतुलन हो तो संतुलन लिख देना, नहीं तो ये लिख देना, ठीक है। और यहां लिख देना AC बराबर AR भाई, AC बराबर AR, ठीक है। अब इस स्थिति को रेखा चित्र में देखना है, रेखा चित्र के अंदर देखना है। तो ये आपने लिखा भाई OX और ये लिख दिया आउटपुट भाई, ये क्या लिख दिया? आउटपुट ले लिया। OY एक्सिस के ऊपर ले लिया प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू, प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू। R में हमें क्या दिया हुआ है? AR बराबर MR दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AR बराबर MR दिया हुआ, AR बराबर MR दिया हुआ, ठीक है। इस रेखा चित्र की व्याख्या भी करनी पड़ेगी। O एक्सिस पर आउटपुट, OY एक्सिस पर प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू को लेते हुए आरंभ में AR MR करो व MC करो। अब देखो संतुलन में हमने MC करो यहां काटते हुए दिखाया, तो ये सिचुएशन ली नहीं हमने, इसको लिया नहीं, इसलिए यहां दोबारा दिखाने की जरूरत है, यहां दोबारा दिखाने की जरूरत है। MC करो नीचे जनरेट करो, ये क्या हो जाएगा? आपका MC करो हो जाएगा और फर्म का बिंदु हो जाएगा E1, क्या हो जाएगा? E1 बिंदु हो जाएगा, जहां मात्रा OX1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी? OX1। ये दी हुई है रेखा चित्र की व्याख्या कैसे करेंगे? अरे तीनों मार्केट के अंदर ये चीज आप पूरी तरह समझ लेना इसको। रेखा चित्र में O एक्सिस पर आउटपुट, OY के ऊपर प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू को लेते हुए आरंभ में AR MR व MC वक्र दिए हुए हैं, जिसके आधार पर फर्म E1 बिंदु पर क्या है? संतुलन में है। और यहां OP कीमत पर भाई, OP कीमत पर OP कीमत पर OX1 वस्तु बेच करके, OX1 वस्तु बेच करके और कितनी आय कमाती है? OX1E1P, OX1E1P के बराबर आय प्राप्त करती है, के बराबर आय प्राप्त करती है। ये होगी इतनी बात, ये सभी के अंदर लिखनी है बात में, कोई भी डायग्राम हो सभी में लिखनी है ये चीज। यही नाम रखूंगा मैं हमेशा सारे में और ये चीज रखूंगा, तो सारे चीज यहां से ये चीज तो अपना रेट डायग्राम बतानी कैसे? O एक्सिस पर आउटपुट, OY एक्सिस पर प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू को लेते हुए आरंभ में AR MR MC करो दिए हुए, जिसके आधार पर फर्म E1 बिंदु पर क्या है? संतुलन में है, जहां OP कीमत पर OX1 मात्रा बेच करके, OX1 मात्रा बेच करके OX1E1P के बराबर आय अर्जित कर रही है। अब यहां इस बात को देखना हमने, अब क्या देखना है? अब सामान्य लाभ के अंतर्गत कीमत निर्धारण को देखने के लिए एवरेज कॉस्ट कर्व डिराइव किया जाता है, एवरेज कॉस्ट कर्व खींचा जाता है, एवरेज कॉस्ट कर्व डिराइव जाता है। तो हम जानते हैं कि सामान्य लाभ के अंतर्गत एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज रेवेन्यू कर्व के बराबर होगा, जो E बिंदु के ऊपर बराबर होगा। तो यहां पर आप एक U आकार का क्या करेंगे? हम एवरेज कॉस्ट कर्व को डिराइव करेंगे। तो ये जो आप सिचुएशन आ गई E1 बिंदु पर, E1 बिंदु पर ये जो आ गई वो क्या दिखाएगी? एवरेज, ये दोनों दिखाएगी। वैसे तो तीनों दिखा रही है लेकिन आप दोनों लेंगे, कई बाजार में ये अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें ये AC बराबर AR, तो ये क्या हो जाएगा? आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो प्रश्न क्या था हमारा?
नॉर्मल प्रॉफिट के अंतर्गत कीमत निर्धारण, नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण कितनी होगी ओपी। और संतुलन का प्रश्न आता है, संतुलन कहां है ई बिंदु पर, दोनों बात क्लियर होगी। संतुलन ई बिंदु पर जहां वस्तु की मात्रा ओएक्स होगी, कीमत निर्धारण कितनी होगी ओपी, इसके अंतर्गत समान लाभ। ठीक है भाई, एक चीज होगी बेटा, एक चीज। दूसरी चीज देखो, दूसरी क्या है असमान लाभ, यही लिखा है इसको भी असमान लाभ। ठीक है, दूसरा पॉइंट डाल देना कैसे करके, और ये देना असामान्य लाभ, असामान्य लाभ। ठीक है, ये तो असामान्य लाभ के अंतर्गत पूरा पॉइंट लिखना है, के अंतर्गत कीमत निर्धारण में, कीमत निर्धारण, असामान्य लाभ के अंतर्गत कीमत निर्धारण। ठीक है, असामान्य लाभ के अंतर्गत कीमत निर्धारण। तो इसमें क्या होगा, एवरेज कॉस्ट इज लेस देन एआर बाई, एवरेज कॉस्ट लेस देन एआर, या क्या होना चाहिए एआर ग्रेटर देन एसी, यानी एआर वक्र एसी से ऊपर होना चाहिए, एआर वक्र एसी से क्या होना चाहिए ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज देख रहे हैं, रेखा चित्र के अंदर आप इसको डाल सकते हो भाई। ये रेखा चित्र जैसे इस प्रकार आ जाएगा, यहां ले लिया हमने आउटपुट भाई, यहां क्या ले लिया आउटपुट भाई, यहां क्या ले लिया आउटपुट। ठीक है, और आउटपुट के साथ ही ओ एक्सिस के ऊपर प्राइस कॉस्ट और रिवेन्यू भाई, प्राइस कॉस्ट और रिवेन्यू ले लिया। और भाई आरएम में इसका क्या हो जाएगा, आरएम में इसका एआर और एमआर वक्र भाई, एआर और एमआर वक्र ये हो जाएगा एआर बराबर एमआर, एआर बराबर एमआर। ठीक है, ये होगी पी भाई। और आरएम में भी क्या दे रखा है एमसी कर्व दे रखा है, क्या दे रखा है एमसी कर्व, जो ई1 बिंदु पर क्या है संतुलन केंद्र है वो अच्छा। अब ये चीज फिर लिखनी पड़ेगी इसी डायग्राम में, कैसे लिखोगे ओ एक्सिस पर आउटपुट, ओ वाई के ऊपर प्राइस कॉस्ट रिवेन्यू को लेते हुए आरंभ में एआर एमआर एमसी वक्र दिए हुए हैं, जिसके आधार पर एक फर्म ई1 बिंदु पर क्या है संतुलन में है, और ई1 बिंदु पर संतुलन में है, तो वहां OX1 मात्रा OP कीमत पर बेच करके एक फर्म कितनी आय कमा रही है भाई OX1 E1 और P के बराबर क्या है मात्रा बेच, ये OX1 मात्रा यानी OX1 मात्रा OP कीमत पर बेच करके OX1 E1 P के बराबर आय अर्जित कर रही है। यहां न समान लाभ है, न समान कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने दिखाना है असमान लाभ। क्या दिखाना है असमान लाभ। तो एवरेज कॉस्ट करो नीचे, एवरेज कॉस्ट करो क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहां से बड़ी ध्यान से देखो एक बात है, एवरेज कॉस्ट करो ये हो जाएगा, ये काटा क्या E2 बिंदु पर काटा, किस बिंदु पर काटा E2। बच्चे क्या करते हैं यहां से इस बिंदु को काटते हैं, जैसे ये बिंदु है ना, यहां से लाइन इस तरफ लेते हैं इस तरफ से, और ये दिखाते हैं, बिल्कुल गलत हो जाता है। एवरेज कॉस्ट, क्योंकि हम जानते हैं मार्जिन कॉस्ट करो एवरेज कॉस्ट करो को मिनिमम बिंदु पर काटता है, तो मिनिमम बिंदु से यहां कोई मतलब नहीं है, यहां कीमत निर्धारण और संतुलन होने में मिनिमम बिंदु से कोई मतलब इतना ज्यादा इतना है नहीं। हमें सिर्फ ये जो लाइन होती है, ये लाइन पीछे ये नीचे पड़ती है, ये लाइन E1 X1 ये है संतुलित रेखा। इस संतुलित रेखा को AC वक्र जहां भी काटेगा उससे लाइन वापस ले जाएगी, उससे क्या की जाएगी वापस लाइन ले जाएगी, और ये हो जाएगी OP1 कीमत निर्धारण होगी है। कीमत निर्धारण कौन सी होगी, अगर फर्म असमान लाभ में होगी तो फर्म उसी वस्तु को OP1 पर तैयार कर रही है। कितनी वस्तु तैयार कर रही है OP1 कीमत, मान लो ये कीमत कितनी है 10, ये कितनी है 8 में, तो फर्म है वो 10 रुपए में बेच रही है और 8 रुपए में क्या कर रही है तैयार। तो दो कीमत निर्धारण हो रहे हैं, एक तो तैयार वस्तु का कीमत निर्धारण, दूसरा बेचने वाली वस्तु का निर्धारण। यहां बेचने वाली है, तैयार करने वाली कितनी है, यहां तैयार कीमत भी OP है तो बेचने वाली भी OP है, लेकिन यहां तैयार कीमत कितनी है OP1 है, बेचने वाली कितनी है OP है, कितनी है OP कीमत है, ये हो जाएगी। अब जो ये एरिया आ गया आपका, ये एरिया, ये जो ये एरिया आ गया, ये क्या दिखाएगा असमान लाभ दिखाएगा। क्या दिखाएगा असमान लाभ, क्लियर है क्या दिखाएगा असमान लाभ। दो चीज क्लियर है यस सर। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज है न्यूनतम हानि। तीसरी चीज क्या है न्यूनतम हानि। देखो न्यूनतम हानियों के अंतर्गत, न्यूनतम हानियों के अंतर्गत कीमत निर्धारण, कीमत ठीक है, न्यूनतम हानियों के अंतर्गत कीमत निर्धारण ये होगा एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एआर, एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन एआर। ये तो होती है हानियां,
ये क्या होंगी, ओनली आनियां होंगी। लेकिन यहाँ शब्द है न्यूनतम भाई, यहाँ क्या शब्द है, न्यूनतम। तो इसका मतलब है एवरेज कॉस्ट इज ग्रेटर देन AR और बराबर ABC, बराबर है ABC, बराबर क्या है ABC, ARC ग्रेटर देन AR बराबर ABC। ये सिचुएशन होगी आपकी, तो वो क्या होगी आपकी न्यूनतम आनियां। इसको भी आप देख सकते हैं, रेखाचित्र से देख सकते हैं, रेखाचित्र से देख सकते हैं। इसको देखो, जैसे ये सीधी लाइन के अंदर इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपकी आउटपुट। यहाँ क्या आ जाएगा, आउटपुट ओ एक्सिस पर, और ओ वाई के ऊपर कोई भाई प्राइस, कॉस्ट और रेवेन्यू। ठीक है, आर में दिया हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, AR और MR को दिया हुआ है, AR और MR को दिए हुए हैं, और MC वक्र भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, MC वक्र दिया हुआ है, जो E1 बिंदु पर फर्म संतुल में जहां वस्तु की OX मात्रा OP कीमत पर, वही चीज आ गई देखो, OX पर आउटपुट, OX पर OY को पर प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू को लेते हुए आरंभ में AR MR MC वक्र दिए हुए हैं, जिसके आधार पर फर्म E1 बिंदु पर संतुलन है, जहां OX1 मात्रा को, जहां OX1 मात्रा को OP कीमत पर बेच करके और कितनी आय प्राप्त कर रही है, OX1 E1 और P के बराबर आय अर्जित कर रही है। ये क्या देख रहे हैं हम ना, आनियां देख रहे हैं। तो आनियां तो सीधी हो जाएगी भाई, AC वक्र यहां ड्राइव कर दो आप, AC वक्र क्या कर दो, यहां ड्राइव कर दिया हमने, ये हो गया AC वक्र। क्या हो गया, AC वक्र। अब ये तो उसी प्रकार देखो, तो यहां काट रहा है, तो ये यहां भी काट रही है, देखो यहां काट रही थी ना, तो इस बिंदु से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं MC वक्र AC को मिनिमम पॉइंट पर काटेगा। लेकिन यहां अगर ऐसे करेंगे तो ये चीजें नहीं आएंगी। उसके बाद भाई इस लाइन को क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे, वो होगी E2 बिंदु। जैसे E2 नीचे लाइन दिख रही है, इस बिंदु को आप क्या करेंगे, इस लाइन को ऊपर उठाएंगे, ये जहां भी काटेगी वो फर्म की तैयार कीमत, फर्म की क्या हो जाएगी, तैयार कीमत। फर्म की यहाँ तैयार कीमत कितनी थी, OP1 थी, यहाँ पर कितनी है, OP1 ऊपर है भाई, OP से क्या है, ऊपर है। तो ये हो जाएगी टोटल हानि, टोटल लॉस है, कितने हैं, टोटल है, टोटल लॉसेस है, कुल हानियां है, मिनिमम नहीं है, कुल हानियां मिनिमम नहीं है। ये मिनिमम हानियों के लिए क्या करना पड़ेगा, ABC करो, AR का टेंजेंट करो, ABC करो, ABC करो, क्या करना, हम जानते थे ABC करो इस प्रकार है। तो ये आ जाएगा आपका ABC। अब ये जो हानियां अब पढ़ेंगे ना, ये क्या होगी, न्यूनतम हानियां, क्योंकि यहां फर्म की परिवर्तनशील लागतें पूरी हो रही है। परिवर्तनशील लागतें क्या हो रही है, पूरी हो रही है। अगर मान लो कोई फर्म अपना उद्योग चला रही है और उसमें 100 लेबर हैं और वो मशीन किराए पे रखे 10,000 रुपए, तो वो 100 लेबर को लगाओ चाहे ना लगाओ, अगर उसने 1 साल का ठेका ले लिया तो बिल्डिंग का किराया तो देना ही देना पड़ेगा। तो इसलिए बिल्डिंग की हानियां तो उठानी पड़ेगी। तो ये क्या है भाई, फिक्स्ड कॉस्ट की हानियां ये उठाएगी, कीमत अपनी उत्पादन जारी, उसको पता है कि 10 रुपए में बेची जा रही है, 12 में तैयार हो रही है, 2 रुपए का नुकसान उठा लिया, तो 2 रुपए का नुकसान कौन सा है, मिनिमम, कौन सा है, मिनिमम। लेकिन ये ABC जैसे ही इस बिंदु से ऊपर चली जाएगी भाई, ये ABC जैसे ही इस बिंदु के ऊपर चलती जाएगी, तो उत्पादन क्या करेगी, बंद कर देगी भाई, जिसको शट डाउन पॉइंट कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, शट डाउन पॉइंट कहते हैं, उत्पादन बंद बिंदु। छोटा प्रश्न आ सकता है, उत्पादन बंद बिंदु किसे कहते हैं। तो ABC जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठेगी, जैसे ही ऊपर की तरफ आएगी, तो क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो उसकी पहले पूरी बनी हो रही, और या वो थोड़ा खर्चा खाने लग गया भाई, यहाँ 2 रुपए का नुकसान है, तो ऊपर ये उठी तो कितने होगा, 4 का नुकसान होने लगा उसको, तो 4 का नुकसान होते ही वो क्या करेगी, उत्पादन को बंद करेगी, इसको शट डाउन पॉइंट कहते हैं। ये तो थी अल्पकालीन। अल्पकालीन की पहचान क्या है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा हो, इसके आगे जैसे AC, MC और ABC, ये इनके आगे ना लिखा हो तो ऑटोमेटिकली S समझा जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, S। ठीक है, तो ये थी अल्पकाल के अंतर्गत कीमत निर्धारण, ये दो प्रकार की होगी। संतुलन बिंदु ये हो गया, यानी मात्रा होगी, ये चीजें इसका आपको तीनों डायग्राम अच्छे दिख रही है। अब है दीर्घकाल का चौथा और जो लास्ट डायग्राम हमारा वो है दीर्घकाल के अंतर्गत। वो क्या है, दीर्घकाल के अंतर्गत, दीर्घकाल के अंतर्गत, आवाज नहीं, दीर्घकाल के अंतर्गत, दीर्घकाल के अंतर्गत, दीर्घकाल के अंतर्गत फर्म, दीर्घकाल के अंतर्गत कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण, कीमत निर्धारण, दीर्घकाल के अंतर्गत कीमत निर्धारण। ठीक है, कीमत निर्धारण दीर्घकाल के अंतर्गत कीमत निर्धारण। ठीक है, उसके बाद इसमें ये देखना हमने वही है,
तो दीर्घकाल में इसको क्या मिलेंगे? सामान्य लाभ मिलेंगे, असामान्य मिलेंगे, न्यूनतम हानियां मिलेंगे। क्या मिलेगा, क्या मिल सकती है? हानियां मिलेंगी या सामान्य लाभ मिलेंगे या असामान्य लाभ मिलेंगे। क्या मिल सकते हैं? असामान्य लाभ। कैसे मिलेंगे? असामान्य लाभ बिल्कुल नहीं मिलेंगे। असामान्य लाभ वो होते हैं जो प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, उनको देख करके दूसरी फर्म में आ सकते हैं। इसकी एक मान्यता है, देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन टू एंट्री एंड डिपार्चर। फर्मों के प्रवेश को छोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जिस फर्म को नुकसान लग रहा है वह छोड़ करके मार्केट से बाहर हो जाएगी। दीर्घकाल में जिस फर्म को अगर न्यू लग रहा है नुकसान है तो वो क्यों लंबा टाइम में रहेगी? उसको पता है यहां से हटा के दूसरी जगह लगा लो। अगर किसी फर्म को किसी उसी उद्योग में अगर किसी फर्म को यह महसूस हो रहा है कि भाई ऐसा वाले लाभ मिल रहे हैं, वहां लाभ मिल रहे हैं। लाभ का मतलब होता है लागतें सब चीज बच करके भी बहुत ज्यादा बचा जा रहा है, वहां पर बहुत ज्यादा सेविंग हो रही है, बचत में आ रही है, वहां पर जो एक्स्ट्रा इनकम उत्पन्न हो रही है, उससे दूसरी फर्म में क्या हो जाएंगे? आकर्षित हो जाएंगी और वो फर्म मार्केट के अंदर प्रवेश कर जाएंगी। मार्केट के अंदर प्रवेश कर जाएंगी तो उनका जो सप्लाई करा होता है, सप्लाई जो होती है उनकी, वो उन फर्मों में बढ़ जाएगी। उन फर्मों में बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? फिर एसी करवा वो धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू हो जाएगा और ऊपर जाते जाते कहां हो जाएगा? जो ई बिंदु पर संतुलन है वहीं संतुलित हो जाएगा। तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में दीर्घकाल में क्या मिलते हैं? केवल सामान्य लाभ मिलते हैं। क्या मिलते हैं? केवल सामान्य लाभ। दीर्घकाल के अंदर यानी LAC बराबर LMC मिलेगा यहाँ और AR भी मिलेगा और MR भी मिलेगा और SMC भी मिलेगा। क्या मिलेगा? SMC, LAC, LMC, AR, MR और SMC सब चीजें क्या होंगी? एक साथ संतुलन मिलेगी। तो इसके अंतर्गत भी संतुलन या कीमत निर्धारण आप देख सकते हो। इसका ये है, इसमें O एक्सिस पर क्या ले लिया? आउटपुट पे यूनिट ऑफ आउटपुट कह सकते हो आप। O Y एक्सिस के ऊपर प्राइस और कॉस्ट और रिवेन्यू में कॉस्ट और रेवेन्यू तीनों चीज देंगे, लागतें देंगे इसके ऊपर, वही होगी। उसके बाद AR/MR वक्र दिया हुआ है, AR/MR वक्र दिया हुआ है, AR बराबर MR वक्र दिया हुआ है और MC नहीं लिखेंगे यहाँ पर, LMC लिखेंगे क्योंकि दीर्घकाल के अंदर कर रहे हैं। क्या लिखेंगे? दीर्घकाल के अंदर लिखेंगे तो ये हो जाएगा अपना LMC और ये हो जाएगा E1 बिंदु जहां पर वस्तु की मात्रा कितनी है? OX1 और P है। तो वही व्याख्या कैसे करनी है? OX पर आउटपुट, OY के ऊपर प्राइस कॉस्ट और रेवेन्यू को लेते हुए R में AR/MR LMC कर दिए गए, AR/MR LMC कर दिए हैं, जिसके आधार पर E1 बिंदु पर क्या संतुलन है, जहां OX1 मात्रा O की कीमत पर बेच करके और कितनी आय कमानी है? OX1 E1 और P के बराबर आय अर्जित कर रही है, यानी प्राप्त कर रही है। कौन? फर्म, ठीक है, कर रही है। उसके बाद हमने क्या देखने हैं? LAC बराबर LMC, MR सारे बराबर है। इसका मतलब यहां क्या कर दो आप? LAC डिराइव कर दो। क्या कर दो? LAC डिराइव किया जाएगा आपका LAC। तो ये क्या है? सामान्य लाभ की स्थिति है भाई। क्यों है ये सामान्य लाभ की स्थिति? क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्मों के प्रवेश और छोड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। जिस फर्म को हानियां मिल रही है वो छोड़ जाएगी, जिस फर्म को लाभ मिल रहे हैं उन लाभ से दूसरी फर्म में आकर्षित होकर के मार्केट के अंदर आ जाएंगे, जिससे लाभ भी बढ़ जाएगा और हानियां भी बढ़ जाएंगी। तो क्या हो जाएगा? आपका सामान्य लाभ प्राप्त हो जाएगा। ये हो जाएगा भाई। यहाँ पर SAC भी बराबर होगी भाई। यहाँ पर क्या होगी? SAC शॉर्ट रन कॉस्ट है वो भी इस बिंदु पर बराबर पाई जाएंगी और SMC भी बराबर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? SMC। तो सभी चीजें एक साथ क्या पाया जाएगा? यहाँ पर संतुलन पाया जाएगा। दीर्घकालिक संतुलन इसको नाम दिया जाएगा। क्लियर भाई? ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक भाई। इसी के साथ ही पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमत निर्धारण